नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की दे रहे हैं जानकारी। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की मुलाकात। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नमित, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही है। इस बीच जो लंबे वक्त से अटकलें थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, कहा जा रहा है कि उस पर भी चर्चा होनी है। देखिए, बिल्कुल यूपी के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में है और पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात लगातार पिछले 15 मिनट से लगातार जारी है और इस मीटिंग के अंदर 3-4 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है उसको लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या के अंदर राम मंदिर में, उसकी भी जानकारी योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं उसके बारे में जानकारी, साथ ही साथ यूपी के अंदर अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस होंगे उसको लेकर चर्चा जो है वो चल रही है और योगी आदित्यनाथ पूरी जानकारी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। इसके बाद तकरीबन जो हमारे पास सूचना आ रही है 6:30 बजे वो पीएम आवास से निकलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है क्योंकि 22 जनवरी का वक्त ऐसे में दूर नहीं है। उससे पहले तमाम जो और कार्यक्रम है उनकी जानकारी, उनकी लिस्ट जो है वो भी साझा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, अभी अगर देखा जाए तो नमित, देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की खबरें हैं और इस बीच ये भी खबरें हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से भी ये मुलाकात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की होनी है। देखिए, बिल्कुल इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला ये क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार यूपी के अंदर होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे में यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ तमाम जो जानकारी है वो पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे और इसके बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको भी ये अवगत कराया जाएगा कि अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर यूपी के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में एंट्री दी जा सकती है या फिर कौन से ऐसे मंत्रिमंडल के अंदर चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक वो काम पर खरे नहीं उतरे और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यही वजह है कि पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी भी राज्य के अंदर बीजेपी, खासतौर पर मैं बीजेपी की बात करूं, अगर किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर चर्चा की जाती है, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाती है। चलिए, शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने बड़ा बयान दिया है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे के बेटे ने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा। दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगा है। विधायकों को होटल रुकवाने के मामले में किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। ललित उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे, लेकिन एक अपने कंवरलाल एक विधायक था उसने रोका था उनको। कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको फोन करा जो नहीं उठाया, तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे और एक आपका बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल थे। ललित
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई बाड़ेबंदी नहीं है, सभी विधायक अपने क्षेत्र में हैं। होगी पर्यवेक्षक की जल्दी पार्टी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है। राजस्थान की जनता ने जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया तैयार। कोई बाड़ेबंदी नहीं है, सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे। जल्दी पार्टी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है। राजस्थान की उधर रायपुर में छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ भी बोलो बीजेपी को बड़ी जोर से मिर्ची लगती है। इतनी जोर से मिर्ची क्यों लगती है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। सामने होगी। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा डीएनए बिहार से अच्छा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, रेवंत रेड्डी के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। बीजेपी पलटवार कर रही है। आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश को विभाजित करने की साजिश रची जा रही है। देश में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर चर्चाएं हो गई हैं। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने बयान दिया जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की एक अजीब योजना चल रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। कांग्रेस खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? के लिए किस सीमा तक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक्सपोर्ट में लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत को हम लेकर चल रहे हैं। साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर, लगातार प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, जिस तरीके से मेकिंग इंडिया, उसके बाद तेजस भी अब भारत में बनता है। बाहर के जो लोग हैं अब वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या डाटा है आपके पास और किस तरीके से भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता जा रहा है? देखिए, 9 वर्ष पहले जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पीछे बहुत एक दूरगामी सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी। बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बढ़ावा दिया। बहुत सारे फालतू के कंप्लायंसेस थे, उनको दूर किया।
कानूनों को सिंप्लीफाई किया और एक स्टेबल पॉलिसी रिजीम लाए। और देश का भी धन्यवाद है, देश का भी अभिनंदन है कि देश ने 2 स्टेबल गवर्नमेंट्स, 2 टर्म स्टेबल गवर्नमेंट दी। स्टेबल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक योगदान है। $762 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट्स में से $453 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। उसमें अगर हम देखें, टेलीकॉम इक्विपमेंट $12.8 बिलियन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट $10.9 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स $4 बिलियन। तो आप देखेंगे कि देश में जो चीज़ें पहले कभी सोची नहीं जाती थी, मोबाइल फ़ोन 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि भारत में बनेंगे। आज भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह से उभरा है और मैन्युफैक्चर्ड करके उसको एक्सपोर्ट करने का भी इसमें काम चल रहा है। तो ये मोदी जी के मेक इन इंडिया की और एक्सपोर्ट की सफलता है। तो अब भारत जो है वो विश्व पटल पे एक नया मुकाम लिखने वाला है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन अरब के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखने को मिल रहा है और देश दुनिया में देखा जा रहा है। दुनिया भर के लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई चीजें अयोध्या भेंट के तौर पर भेज रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी आया है, जो रामलला के मंदिर में अखंड जोत और इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल होगा। 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से निकला। जोधपुर के संत महर्षि संदीपनी जी महाराज 5 बैलगाड़ी पर 600 किलो घी लेकर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में पहुंचकर ट्रस्ट के पदाधिकारी से मिलकर उन्हें घी समर्पित किया। क्रम के लिए जोधपुर से देसी घी आया है। देसी घी 108 कलश में लगभग 600 किलो आया हुआ है और हमारे साथ महाराज जी हैं जो जोधपुर से या कहें कि 1200 किलोमीटर जो पदयात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं कलश लेकर। उन्हीं से हम बात करेंगे कि यह कलश मतलब कितने दिनों में यहाँ पहुँचे हैं और क्या महत्व है इस घी का। जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान से यह रथ पदयात्रा, घृत पदयात्रा 27 नवंबर को जोधपुर से प्रारंभ की और आज 7 दिसंबर को अयोध्या पहुंच चुकी है। जय श्री राम। महाराज जी, ये हम जानना चाहेंगे कि ये घी प्राण प्रतिष्ठा में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा और रामलला के जो 15 तारीख से ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में जो आरती की जाएगी वो कौन सी घी होगी, किस गाय की घी होगी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। पहली बात तो ये है कि भगवान श्री रामलला के कार्य में या उपयोग में या भगवान को स्वयं अर्पण किया जाता। हम आज युगों युगों से देखते आ रहे, यज्ञ के माध्यम से भगवान तक हमारा प्रार्थना, हमारी अर्जी, हमारे मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ऐसे ही दिव्य मंत्रों के साथ में भगवान श्री रामलला के चरणों में यहाँ पर 9 कुंडी यज्ञ होगा। अभी मुझे सूचना मिली कि 9 कुंडी यज्ञ होगा, जो भगवान श्री रामलला के अद्भुत मंत्रों से उच्चारण करते हुए इस देसी गौ माता, भारतीय नस्ल की गौ माताओं के द्वारा जो घी तैयार हुआ है, उसी घी से भगवान श्री रामलला का यज्ञ भी किया जाएगा, उसी से भोग बनेगा, उसी से पंचामृत से स्नान भी होगा, पंचगव्य से भी स्नान होगा और अन्य मंत्रों के द्वारा भगवान को यह घी समय समय के अनुसार भोग भी लगाया जाएगा। उधर एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े मामले में पुलवामा और कुलगाम जिले में बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने 3 रिहायशी संपत्तियां कुर्क की हैं। अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए ने पुलवामा में अवंतीपुरा इलाके के चुरसू में 2 संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है। नोटिस में आम जनता को बताया गया कि एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत संपत्ति कुर्क की गई है।
यूपी के फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली बीएसपी नेता अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 27 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। कानपुर जीआरपी कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की। दरअसल इंस्पेक्टर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बीएसपी नेता अनुपम दुबे की 113 करोड़ की संपत्ति भी जिला प्रशासन कुर्क करा चुका है। 63 मुकदमे दर्ज हैं अनुपम दुबे पर। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यूपी के एटा से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उपेंद्र यादव पर लूट, अपहरण और हत्या की कोशिश के कई मामले दर्ज थे। $25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग ने बौद्ध जिले में 2 प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार जिले के हरभंगा ब्लॉक में एक निजी कंपनी BDPL पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। साथ ही रानी सती राइस मिल और उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। पाटन जिले के राधनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर भारी पुलिस बल के तैनाती के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दबाव राहत अभियान चलाया गया। राधनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर चारों तरफ से लोगों का दबाव था, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की। पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और पुलिस ने दबाव हटाने का काम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।